नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। सत्ता का संघर्ष लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लोकसभा के दूसरे चरण में शुक्रवार को 88 सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन इस बार का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा। दूसरे चरण में महज 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोट डाले गए थे। पिछले चुनाव में उन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुए थे। वहीं यूपी बिहार के आंकड़े सबसे ज्यादा निराश करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटर्स में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिखा। पहले चरण में जहां 59% से ज़्यादा मतदान हुआ है, तो वहीं दूसरे चरण में 54% या 55% के आसपास आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिहार में भी इस बार मतदाता वोट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखे, बल्कि नीरस दिखे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। पहले चरण में जहां 48% लोगों ने वोट किया था, तो वहीं दूसरे चरण में 57% से ज़्यादा 58% के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है या सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां विपक्ष से लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से मोदी सरकार के आने की हुंकार भर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वोटर्स के बीच मतदान को लेकर निराशा क्यों है? आखिर क्या वजह है कि वो मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। पहले ये खास रिपोर्ट। अब तक 2 चरण का दंगल खत्म हो चुका है। कुल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन मतदान में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण में हुए कम मतदान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के बाद बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं। नहीं, बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं। सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है, मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है। दरअसल 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले फेज की वोटिंग में करीब 63% वोट पड़े, जबकि इन्हीं सीटों पर 2019 के आम चुनाव में 66.44% वोटिंग हुई थी। वहीं शुक्रवार को दूसरे फेज में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे फेज में 65.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70.05% लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है, और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। यूपी और बिहार में कम वोटिंग का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा। पहले चरण में जहां 59.8% वोट पड़े, तो वहीं दूसरे चरण में महज 54.9% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं बिहार में भी इस बार मतदाता वोट को लेकर काफी नीरस दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण में जहां 48% लोगों ने वोट किया, तो वहीं दूसरे चरण में 57.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक तरफ जहां वोटिंग परसेंटेज में कमी देखी जा रही है, तो वहीं इसे लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर बहुत विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। हमने पहले भी इस पर बात की है। ऐसा नहीं कि इस मुद्दे को आज ही उठाया जा रहा है। पहले चरण के बाद भी ये मुद्दा उठा था, दूसरे चरण के मतदान के बाद भी, बल्कि जिस दिन मतदान हो रहा था और मतदान का प्रतिशत आया तब भी हमने शाम को इस पर डिस्कशन किया। लेकिन
अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है कि कोई कहता है गर्मी की वजह से नहीं निकल रहे हैं, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, कोई कहता है कि लोग बड़े आश्वस्त हैं इस बार चुनाव में, वो मज़ा नहीं आ रहा या उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष कहता है एक तरफा है, लोग जो 2-0 से आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह दिया। तो वहीं विपक्ष का कहना है, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे वो अखिलेश हों या राहुल हों, राहुल गांधी ने भी इस मसले पर बार बार ये कहा है, या फिर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि इस बार जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो आइए एक बार फिर इस पर बात करते हैं। माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही प्रभात कुमार जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सुनील मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देवकीनंदन जी और माधवी जी, मुझे लगता है कि हम तीनों ही इस पर चर्चा कर चुके हैं काफ़ी। इस विषय पर हमने पहले भी जब बात की थी तो इस मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए थे। आइए उस चर्चा को थोड़ा आगे ले जाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 2-0 से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर भी माधवी जी, क्या कोई अभी तक मंथन हुआ है बीजेपी में, या कोई भी ऐसा प्रयास चल रहा है कि आगे के चरणों में बम्पर मतदान हो या ज्यादा मतदाता निकल कर आए? कोई एनालिसिस जो आप तक आई हो जिसको पार्टीगत तरीके से रखा जा सके कि ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से मतदाता शायद पहले के मुकाबले कम बाहर आया? देखिए प्रवीण जी, वाकई में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी और चर्चा में कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोगों ने खंगाला था, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता जो है वो आश्वस्त है कि हाँ बिल्कुल हमें भाजपा के साथ जाना है। और इसीलिए ये जो एक मतलब रेगुलर जो वोटिंग होती है उस तरीके की वोटिंग हो रही है। निश्चित रूप से गर्मी भी एक मुद्दा है, क्योंकि पूरे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अप्रैल के महीने में पड़ रही है, जो कि पहले नहीं पड़ी, जो इस तरीके से आ रहा है न्यूज में आ रहा है, तो ये भी पता चल रहा है। लेकिन ये कहना कि भाई विपक्षी जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम वोट पड़ रहे हैं, ये इनकी हताशा और इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो इनके अंदर में है अपनी पीठ को थपथपाने का, तो इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए विपक्ष में कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसके साथ जनता जुड़कर सकारात्मक रूप से कहीं भी एक विश्वास जमा सके। आज विपक्ष में जिस तरीके से आपसी घमासान चल रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे के पैर खींचते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में ये लोग प्रतिद्वंदिता करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में और कोई विपक्षी पार्टी का कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसमें देश की जनता विश्वास कर सके। देखिए ये लोग कितनी भी नकारात्मक चुनावी राजनीति खेलें या भ्रम पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन इनके मैनिफेस्टो, इनके भाषण, इनके परिवारवाद में जिस तरीके से एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट की तरह टिकट बांटे जा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की फैमिली हो, चाचा भतीजा भाई पत्नी सब लोग चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव के घर में बेटी बेटा पूरा मतलब खानदान जो है, इन लोगों ने बिहार को और यूपी को आपस में बांट लिया जैसे इनकी जागीर हो। तो ये जनता देख रही है। आएंगे ये सारे मुद्दे भी आएंगे माधवी जी, इन पर भी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये विषयांतर हो जाएगा। अभी एक बार फिर हम लोग इस पर आते हैं। ईवीएम की जो हम बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की, ईवीएम और वोटिंग परसेंटेज ये दोनों इतने महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए कि सोचा नहीं था। लेकिन चुनाव में ये मुद्दे, जनता के बीच प्रचार के दौरान इन मुद्दों का गरमाना, ये कुछ एक ऐसी चीज दिखती है जो पिछले चुनाव में, या कम से कम 2 चुनाव जो रहे पिछले चुनाव, वो काफी धुआंधार चुनाव रहे बीजेपी के लिहाज से और विपक्ष के ध्वस्त होने के लिहाज से। उसके बाद में ये चर्चा जो है एकदम तीसरे चुनाव में बहुत डिफरेंट एंगल देती है कि ये चुनाव पिछले 2 चुनाव जैसे तो कम से कम चुनाव के स्तर पर नहीं दिखाई देते, यानी 2014 और 2019 से। क्या मैं ठीक कह रहा हूं देवकीनंदन जी? और अगर हाँ तो आपको क्या लगता है कि कम वोटिंग परसेंटेज के ट्रेंड जब भी आए हैं तो किसके लिए किस तरह के नतीजे लाएं? कुछ इस पर प्रकाश डाल पाएंगे आप? बिल्कुल प्रवीण जी, आपने एकदम सही कहा कि ये ना 2014 का चुनाव है और ना ही 2019 का। लेकिन आपने जो सवाल माधवी अग्रवाल जी से पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कम वोटिंग को लेकर के कोई चिंतन हो रहा है, कोई मंथन हो रहा है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक पहले चरण के मतदान के बाद हुई थी। 2 स्तरों पर हुई थी। पहले स्तर दिल्ली में हुई थी, दूसरा उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। और उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और सबने इस बात मुझे उस बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि बहुत ही चिंता जाहिर की गई कि आखिर वोटरों में
वर्करों में कैसे उत्साह पैदा किया जाए। अगर उत्साह नहीं पैदा किया जाएगा तो इसी तरह से वोटर परसेंटेज कम होता जाएगा और इसका नुकसान, उसमें चिंता व्यक्त की गई है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा होगा। अब आपका दूसरा सवाल, कैसे आप ये थोड़ा ट्रेंड समझा सकते हैं? हाँ वही, क्योंकि ये दोनों सवाल मिक्स हो जाएंगे। जी हाँ, आपके सवाल पर आता जी, हूं। अभी जी, तो जी, उनसे जो माधवी जी से जो आपने सवाल किया था, मैंने उसका जी, जवाब जी, दिया। जी, अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाएगा अब तक के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। कैसे कहा जाएगा? दरअसल उस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी हुई है। हालांकि बाद में जितने आरोप लगे वो कोई आरोप इसी सरकार में 10 साल के कार्यकाल में साबित एक भी नहीं हो पाए, वो एक अलग विषय। तो 2014 में लोग उत्सुक थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात मॉडल देश में लागू करेंगे जी, और यह भी कहा था कि हम सब 2 करोड़ नौकरियां देंगे, खातों में 15-15 लाख रुपए थे। इतने सारे वायदों का एक पूरा अंबार, एक पूरी लिस्ट उन्होंने खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने वोट दिया। अब हम आते हैं 2019 पर। 2019 में इस वजह से वोट दिया, 2019 में 2014 से 19 के बीच बीजेपी की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इसी बीच बालाकोट की घटना हो जाती है और एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान पर। उस एयर स्ट्राइक की वजह से भारतीय जनता पार्टी का उस समय का आप सर्वे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एयर स्ट्राइक से पहले बीजेपी को 200 से कम सीटें मिल रही थी, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक होती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये डिबेटेबल है देवकीनंदन जी, इस पर बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, पर ये पुख्ता तथ्य के तौर पर कई बार खारिज हो चुका है कि सिर्फ एक बात को कि पुलवामा का मुद्दा आ जाता है, बालाकोट का मुद्दा आ जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि अचानक से बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई। ये भी पचता नहीं है किसी को। नहीं पचता नहीं। आप इसका डेटा देख लीजिए, आप तो उस समय का सर्वे देख लीजिए। हम देखते हैं सर्वे, हमने मध्य प्रदेश का सर्वे देखा, छत्तीसगढ़ का सर्वे देखा, कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, नतीजे कुछ और आए। कई बार ऐसा होता है। मैं जो सर्वे है उसके आधार पर बता रहा हूं जी। दिसंबर 2018 का और फरवरी के बाद, उसके बाद का भी सर्वे देख लीजिए। बहरहाल तो 2019 में इस वजह से सत्ता में आई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, चूंकि राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर 500 साल बाद बना है, तो उसका उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये एक आपने ऐसा पॉइंट दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं इसको मानता हूं, एडमिट करता हूं कि लेकिन मैं यही आपको रोक रहा हूं क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, उसके एक माह तक इसकी जबरदस्त जो है चर्चा रहती है। लेकिन आज की तारीख में जब पहले 2 चरण का मतदान हो चुका है और जब चुनाव की घोषणा की गई थी, उस समय के बाद से धीरे धीरे ये मुद्दा खत्म होता गया। ठीक है देवकीनंदन जी, बस इस पर मैं इसलिए रोकना चाह रहा हूं क्योंकि बाकी के मुद्दे की ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं माधवी जी को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। ये मेरे जहन का भी सवाल है। माधवी जी, राम मंदिर को लेकर हमारी आस्था है हम सभी की। मुझे तो सौभाग्य मिला, मैं तो उसका कवरेज भी कर पाया, अंदर मंदिर में रहकर कर पाया और उत्साहित था और मैंने उस पूरे माहौल को विटनेस किया है। पूरे 7 दिन में अयोध्या में रहा। आपको लगता है कि वो इंपैक्ट चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है? उसकी उम्मीद तो थी, भाषणों में भी हमने देखा है कि अब आपके उपलब्धि के कॉलम में आ गया जो कभी वादों के कॉलम में होता था, और इतना बड़ा वादा जो एक ऐतिहासिक, एक तरीके से ऐतिहासिक निर्माण है, बहुत पुराना इंतजार है, वो खत्म हुआ था। वो इंपैक्ट क्या वोटिंग परसेंटेज पर नहीं दिख रहा है? वीर जी, राम मंदिर जो है वो हमारी आस्था का विषय है और ये कभी भी हमने चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमेशा से विपक्षी पार्टी जितने भी रहे वो उन लोगों ने सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा वो भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये लगातार बोलते रहे, मैनिफेस्टो में हमारे था, लेकिन इन लोगों ने भाजपा के ऊपर में ये प्रश्न इतने किए और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि
पूरे देश को अगर किसी एक दल से उम्मीद थी कि राम मंदिर के मुद्दे पर उनका साथ कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपने इस वादे को निभाया, क्योंकि हमारी आस्था जनता की आस्था के साथ जुड़ी थी और आस्था जो है देश की वो राम मंदिर के साथ जुड़ी थी। तो ये एक हमारा चुनावी मुद्दा बोल के या चुनाव का या राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये हमारा मुद्दा शुरू से था, इसलिए था क्योंकि ये आस्था का विषय था। भले ही कांग्रेस ने इसको लगातार कितनी बार कोशिश की कि राम मंदिर ना बने, कितने सालों तक अटका के रखा तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसमें नियत पे कोई प्रश्न नहीं, बस प्रश्न इतना नहीं है कि कर आपको लगता है कि सकते। वोटर्स में भी इससे उत्साह आना चाहिए था, उस जनता की आस्था। देखिए देश अच्छी तरीके से जानता है कि राम मंदिर निर्माण में केवल भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट किया है। अगर वोटिंग होगी तो निश्चित रूप से क्या लोग भूल जाएंगे कि कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने की कितनी कोशिश की, उनके सारा जो है मशीनरी लगी रही थी कि राम मंदिर ना बने, नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्या वोटिंग के लिए राम मंदिर बनाया गया, ये मैं नहीं मानती। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आप लाए, लेकिन अब ये बात अलग है कि राहुल गांधी, प्रियंका ये भी रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बयान दिया था उससे ये बहुत स्पष्ट है कि अभी कांग्रेस भी इस पर एक स्टैंड लेती दिखाई दे रही है। इस इमोशन को कांग्रेस भी अछूता नहीं छोड़ रही है। प्रभात जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक जो चर्चा हुई है, थोड़ी देरी से आप जुड़े, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें मुद्दा यहां तक आ गया है कि राम मंदिर का भी एक इम्पैक्ट है, इसको चुनावी रैलियों में भी रखा गया। लेकिन और अभी हम देख रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी जो हैं वो भी राम मंदिर जा सकते हैं, इस तरह की भी चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है, वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह क्या है? क्या आप लोगों में भी चिंता है या आपका नजरिया इसको लेकर कुछ और है? सर्वप्रथम आपको और मेरे को पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं बड़ा स्पष्ट हूं, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात से कि इस देश की गौरवशाली लोकतंत्र में वोटिंग परसेंटेज कम होना मतलब जागरूकता कहीं न कहीं से कम हो रही है। बस मैं परेशान हूं और मैं चाहता हूं कि अभी आने वाले निकले, मतदान करें, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा निवेदन है आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। अब आते हैं, अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे हमारे एक भाई, मैं सुन रहा था, बहन मेरी सुन रहा था मैं। राम को आप जानते ही कितना हो? अरे राम ने तो सोने की लंका को शहर विभीषण जी को दे दिया। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। आज जो काम आप कर रहे हो, जिस ढंग से आप इस देश के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो, देश की जनता देख रही है। मतदान प्रतिशत कम होने की बात आई, मैं देख रहा था कल मथुरा के अंदर 2 बार से। प्रभात जी, मैं आपकी आवाज, अभी यहां तक तो आवाज आपकी स्पष्ट आई, लेकिन फिर से आपसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। लेकिन माधवी जी, ये सवाल सीधे आपसे था, या एक तरीके से उन्होंने भगवान राम को लेकर जो कहा, आपने कहा था कि आपका चुनावी एजेंडा नहीं था। हालांकि मैं उनसे पूछना चाहता था, अब संपर्क होगा तो जरूर पूछा जाएगा कि राहुल गांधी और प्रियंका या कांग्रेस भी उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप फिर भी मानते हैं कि एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा माधवी जी, फिर मैं देवकी नंदन जी को भी इसमें शामिल करता हूं, कि वो इम्पैक्ट एक दिखना चाहिए वोटिंग परसेंटेज पे, अभी तक दिखा हो ना दिखा हो, आने वाले दिनों में दिखना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है आपकी? प्रवीर जी, राम मंदिर का इम्पैक्ट जो है ना, वो देश की जनता के हृदय में है, आत्मा में है, और वो पड़ चुका है। और आप किसी भी एक बच्चे से भी जाकर पूछेंगे ना कि राम मंदिर, तो वो भाजपा के साथ ही जोड़ के बोले। तो ये इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला कि हमें वोटिंग के लिए राम मंदिर नहीं बनाना था, हमें राम मंदिर बनाना था देश की जनता की आस्था के साथ जुड़कर, क्योंकि देश की जो आस्था थी वो भाजपा के साथ जुड़ी थी और ये प्रश्न भाजपा से पूछा जा रहा था। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि जो हमने वादे किए, जो मैनिफेस्टो में हम लेकर आए और जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसको सार्थक प्रयास से उसका पूरी तरीके से उसको लेकर आए, उसको पूरा करें। और वो हमने किया, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो सीए लाने का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक। अगेन बस सवाल, देखिए ये इस सारी बातों से इनकार नहीं माधवी जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं मतदाताओं के उत्साह से, ये सवाल चल रहा है।
बिल्कुल है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप राम मंदिर प्रश्न पूछिए तो उसका नहीं, पर्यायवाची जो वोटर है वो वोटर मतदाता मैं प्रश्न मतदाता तो मतदान के जरिए अपना जवाब देता है। बिल्कुल, मैं प्रवीण जी वही जवाब दे रही हूँ आपको दूसरी तरीके से कि भाई बिल्कुल राम मंदिर की का जो इम्पैक्ट है बिल्कुल है लोगों में, क्यों नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय और कोई दूसरा इस देश में दल ही नहीं है जिसके प्रति लोगों में ये विश्वास होता कि राम मंदिर के मुद्दे पर कोई उनका साथ देगा। कोई भी एक बच्चा अगर इस देश का बोल दे कि हाँ ये पार्टी हमारे साथ में राम मंदिर के मुद्दे मैंने पर तो जुड़ी खुद थी, कहा अगर कि आप मैं ये उसके उत्साह बारे में देख चुका हूं, मैं पूछें। अयोध्या में देख चुका हूं, जितनी जगह गया वहां पर मैंने इस उत्साह को विटनेस किया, खुद मैं स्वीकार करता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन देवकी नंदन जी, जो मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर वो आपके सामने मैं रख पाऊं प्रश्न, कि क्या कोई एक इम्पैक्ट, एक इमोशनल इम्पैक्ट मतदाता के लिहाज से, मैं आम लोगों के लिहाज से नहीं, राम आस्था के केंद्र थे, हैं, रहेंगे, हर भारतवासी के लिए रहेंगे, कांग्रेस भी अब यही बात कह रही है, अरविंद केजरीवाल तो बहुत पहले उठा चुके हैं इस मुद्दे को, ये सभी की आस्था के केंद्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मतदाता में क्या राम मंदिर को लेकर वो इम्पैक्ट है, उसको जोड़ना चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले चरणों में जिन क्षेत्रों में चुनाव होगा तो वहां पर कुछ स्थितियां अलग देखने को मिले। नहीं, बिल्कुल 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, मोहन भागवत जी थे, और देश भर के और विदेशों से भी बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। उस समय जिस तरीके से उसका प्रचार किया गया था, उस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर एक वोटर के तौर पर लोगों के दिमाग में था कि बीजेपी ने ये राम मंदिर बनवाया है, जैसा माधवी जी कह रही हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जैसा आपने कहा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, 22 जनवरी के बाद फरवरी आया, 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है, और उसके बाद जब पहली तिथि आती है चुनाव की, तब तक लोगों जो और सारे मुद्दे हैं, राम के नाम पर केवल वोट नहीं बटोरा जा सकता है, केवल उन्माद नहीं पैदा किया जा सकता है। राम मंदिर चूंकि बन गया है, इस वजह से वो उन्माद लोगों में नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि राम का मंदिर तो अब बन गया, अब उनके मुद्दे क्या है। उनका मुद्दा है जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, पीडीए की बात उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, बैकवर्ड की बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं, और महंगाई की बात उठा रहे हैं। ये तो होता ही है, विपक्ष के पास में मुद्दे होते, विपक्ष के पास हमेशा सत्ता पक्ष को घेरने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, बल्कि वो उतने स्ट्रेटेजिकली घेर नहीं पा रहे हैं जितना सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। मैं मुद्दा उठाना अलग बात है, उस मुद्दे को पब्लिक द्वारा कैच करना ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, तकनीकी दिक्कत की वजह से प्रभात जी साथ में नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब वो हमारे साथ हैं। तो प्रभात जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में चले गए, मैं चाहता हूं प्रभात जी भी अपनी इस पे बात रख लें मंच पर। मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो इस वजह से आगे बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये जो मुद्दे थे। अब मैं बोलूं? ठीक है मिश्रा जी, एक मिनट बोलने दीजिए प्रभात जी को। जी प्रभात जी, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। अभी माधवी जी, हमारी बहन कह रही थी कि मोदी जी के कारण मंदिर बना, तो क्या मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर डिक्टेट करते हैं? मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं? अगर ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी जी का फैसला है, तो फिर मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, ये सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को देखे। माधवी जी, इस पर जवाब दीजिए आप, ताकि मैं चर्चा को रुकिए, बहुत देर से बोल रही थी वो, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। प्रभात जी, आपने सीधे नाम लेकर आपने एक सवाल किया, जवाब तो बनता है। मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने राम की बात करी, अरे कौन सी राम की बात करते हो? मणिपुर के अंदर नग्न परेड करवाई आपने हमारी मातृशक्ति का, और मैं इसलिए बोल रहा हूं आपने। आदरणीय प्रभात जी, ऐसा कोई मुद्दा, आप अभी कितना ही लंबी लिस्ट निकाल लीजिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पर चर्चा ना हुई हो। जी, आप जरा इस पर जवाब दें, क्योंकि आपका नाम लेकर बोला, ताकि मैं चर्चा का समापन करूं। कबीर जी, ये हताशा जो है ना, वो एकदम सामने दिख रही है। ये वो लोग हैं, ये वो विपक्षी पार्टी है जो ये कहती है कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, नहीं, ये इस बात को भी मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि कहाँ मुलायम सिंह जी की तो अब मोदी जी भी तारीफ करते हैं, और उनके बयान को लेकर अब बार बार पुरानी बातों को याद करना। खैर, लेकिन राजनीतिक जब इस तरह की डिबेट होती है तो उसमें सारे मुद्दे उठाते हैं। प्रभात जी, आपकी तकनीकी खराबी की वजह से आपसे बहुत देर तक संपर्क नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि आप इस चर्चा में थोड़ा लंबा बोले, लेकिन समय मेरे पास सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।